हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आ जाइए, आपकी आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं निर्देश भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ रिजल्ट मित्रा के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो क्लास चल रही है उसी को हम कंटिन्यू लेते हैं बिना वक्त गवाए हुए। ओके, बहुत ही शानदार और अच्छी धाकड़ क्लास चल रही है। आपने इसको हाथों हाथ लिया है, बहुत अपना सारा प्यार दिया है। प्यार देने के लिए मैं आपको जो है थैंक यू कहूँगा कि थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओके, आप इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा सब्र की बात होती है कि आप जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी फ़ायदा को उठाते हुए चलिए अब हम चलते हैं और अपना बंगाल जो आधा हो चुका है आज उसको पूरा करते हैं। तो पहले जो है कुछ पिक्चर्स हैं, उनको जो है आप देख लीजिए कि क्या है सीन जो है बंगाल का। तो आपके सामने ये बंगाल है। ठीक है, तो इससे बढ़िया तो मैं आपको जो है ये वाला मैप दिखाऊंगा। लिखा हुआ है टेरिटरी ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल, यही है जिसे हम पढ़ रहे हैं, नवाब ऑफ बंगाल 1717 से लेकर के 1751 तक। तो टेरिटरी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एरिया बिहार का है, ये बंगाल प्रॉपर है, ये जो है उड़ीसा है। प्रॉपर का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें आज का हमारा पश्चिम बंगाल और आज का बांग्लादेश पूरा जो है इसमें शामिल है। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए बंगाल के उस जो पुराना जो बंगाल था उसके बगल में असम है, बर्मा है, अराकान योमा ये पहाड़ी का रेंज है, वे ऑफ बंगाल है, और ये अवध या ओध है जिसे हम अवध कहते हैं जो कि यूपी का भाग है। यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें काफ़ी बड़ा जो है नज़र आता है हमारा जो है बंगाल। ठीक, तो चलिए इसी बंगाल को हमें पढ़ना है और इसी बंगाल को हम जो है पढ़ रहे हैं। ये जो बंगाल है ये जो है आज का पश्चिम बंगाल है, छोटा सा हिस्सा है उसका। तो यहाँ पर जो है आपको एक नादिया जगह दिखाई दे रही होगी, यही वो नादिया जगह है जहाँ पर जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर जो आपको मुर्शिदाबाद दिखाई दे रहा होगा, ये वही मुर्शिदाबाद है जहाँ पर इसकी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद जो है स्थानांतरित करी थी। किसने किसने करी थी? मुर्शिद कुली खान ने करी थी। फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये पूर्णिया जिला है जो कि बहुत फेमस है। कल हमने बताया था कि अली वर्दी खां की एक बेटी की शादी पूर्णिया जिले में हुई थी, वो जो है यही है। ठीक है, एक हुगली है, ये रहा हुगली। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर जो है जगह है जिनको जो है आपको दार्जिलिंग ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो, जलपाईगुड़ी पढ़ते हो। ठीक है, कूच बिहार पढ़ते हैं, कूच बिहार। तो कूच बिहार के बारे में हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये बिहार में होगा, ये बिहार में नहीं है, ये कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं। हमने कल जब अपने बंगाल को जो स्टार्ट किया था, बंगाल जो कि ये सक्सेसर स्टेट का पार्ट है, तो इसको हमने कुछ भागों में जो है कहा था, जैसे एस्टैब्लिशमेंट। सबसे पहले हमने इसको एस्टैब्लिशमेंट या स्थापना, फिर रूलर्स या शासक। ठीक है, फिर बैटल ऑफ प्लासी, इसमें जो है हमने तीन बातें आपको पढ़ने को कही थी, कॉज, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम या सिग्निफिकेंस। फिर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। इसमें भी हमें यही तीन पॉइंट जो है पढ़ने हैं, कारण, परिणाम और प्रभाव। फिर जो है इसमें आप जो है पढ़ते हैं आगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसका भी जिक्र होगा, इलाहाबाद की संधि। और लास्ट में है डाइआर्की, जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। तो हम जो है
पहला पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ चुके थे, तीसरा पूरा हो गया था और रूलर्स और ये युद्ध जो है एक साथ जो है चलेंगे। तो चलिए आइए पहला पॉइंट हो गया था एस्टैब्लिशमेंट हमारा। दूसरा पॉइंट था रूलर्स। रूलर्स के एक बार नाम जो है हम देख लेते हैं, कौन कौन से रूलर्स जो है यहाँ पे थे। पहला राजा था मुर्शिद कुली खान। पहला राजा कौन सा था? मुर्शिद कुली खान। एक बार जो है कमेंट करके बता दिए, लाइट पानी एकदम ओके है, साउंड है, पिक्चर है, सब कुछ जो है एकदम ओके है। फिर था शुजाउद्दीन दूसरा। शुजाउद्दीन के बाद में फिर इसके पिताजी सरफराज। सरफराज के बाद में अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के बाद में सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के बाद में अब हम जिस पर आ रहे हैं उसका नाम है मीर जाफर। तो अब हम जो है मीर जाफर पर हैं। तो चलिए अपने छठवें राजा की ओर चलते हैं जिसका नाम है मीर जाफर। इसमें जो है आप ये जान ही चुके हैं कि जो सिराजुद्दौला था इसी के समय बैटल ऑफ प्लासी जो है हुआ था, कल ही हमने पढ़ा था। चलो तो अब हम छठवें राजा पर आ जाते हैं जिसका नाम है मीर जाफर। तो ये रहा हमारा सिक्स्थ रूलर मीर जाफर, 1757 से लेकर के 60। तो ये जो है जो राजा था सिराजुद्दौला, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था। प्लासी के युद्ध में जो है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था, इसलिए ये राजा जो है हमारा जो राजा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसकी जो है पराजय हुई थी। इतिहास में इसे कर्नल क्लाइव का गधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? एक उपाधि जो है इसको मिली हुई है, याद कर लेंगे, कर्नल क्लाइव का गधा, द आस ऑफ कर्नल क्लाइव। इसे जो है इतिहास में कर्नल क्लाइव का जो है गधा कहा जाता है। प्लासी के युद्ध में जो है इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों के साथ साठगांठ करी थी। जब अंग्रेजों के साथ साठगांठ करी थी तो यह आगे का राजा बन जाता है। अंग्रेज इनाम के तौर पर जो है इसे बंगाल का नवाब जो है बना देते हैं। उसके बाद में जब प्लासी के युद्ध के बाद में जब संधि हुई थी तब हमने आपको बताया था कि इसने कंपनी को, यानी इस घटना के बाद प्लासी के युद्ध के बाद में 24 परगना की जमींदारी मिल गई थी और बर्धमान और नदिया जैसे जिले जो है इसको मिल गए थे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये पूरे तरीके से जो है शासक जो है बन जाता है। अब जो है यहाँ से अंग्रेजों ने इसके ऊपर कुछ डिमांड जो है रखनी स्टार्ट करी और इन डिमांड को जब यह पूरा नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो अब इसको हटाने का, तो इसको हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत जो है हो जाती है। जब इसको हटाने की बात जब बनती है तो यहाँ पर जो है इसके द्वारा 2 काम ऐसे किए गए थे जिनसे मामला जो है गड़बड़ होता चला गया। एक तो जो है इसके समय में हिंदू मुस्लिम एकता कमजोर होने लगी, जिसे हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता। तो हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता का यहाँ पे प्रारंभ हुआ और इसी वैमनस्यता का प्रारंभ का फायदा उठाते हुए, ठीक है, बांटो और राज करो की नीति की शुरुआत जो है अंग्रेजों ने इसी बंगाल में जो है करी थी। ठीक है। दूसरा, जो मीर जाफर जो था वो अपने विद्रोहियों को भी नहीं दबा सका। जब मीर जाफर अपने विद्रोहियों को नहीं दबा सका, सैनिकों को नहीं संभाल सका, अपने अधिकारियों को नहीं संभाल सका, तो फिर जो है तब जब अपने ही लोग जो है इससे नहीं संभल रहे थे तो अंग्रेजों ने इसका जो है फायदा उठाने की जो है कोशिश की। प्लासी के युद्ध के बाद में प्लासी के युद्ध के बाद में जो गवर्नर नामक जो पोस्ट बनती है, जो कल हमने बताई थी, सबसे पहले वो पोस्ट मिली थी क्लाइव को। क्लाइव के बाद में जो आया था उसका नाम था हालवेल, जो कुछ समय के लिए आया हुआ था स्थानापन्न।
और हालवेल के बाद में जो तीसरा जो गवर्नर आया था उसका नाम है वेंसी टार्ट। वेंसी टार्ट। तो जब यह मीर जाफर जो है काम कर रहा था तो कुछ इसने जो है काम किए, जैसे कि हटाने के लिए इसको जो है, एक तो जो है इसने ये दो पॉइंट जो है समझने जरूरी है कि जिसमें इसने जो घोटाला किया था। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ से कमजोर होने लगी, इसने कुछ ऐसे काम किए जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ। दूसरा जो है इसके अपने अधिकारी ही जो है इसके चंगुल में नहीं आ रहे थे। इन सब की वजह से अब हम बात करते हैं गवर्नर का यहाँ पे क्या रोल है। तो पहला गवर्नर क्लाइव था, फिर हालविल आया, फिर वेंसी टाट। अब ये जो वेंसी टाट जो गवर्नर आया हुआ है इसका नाम है गवर्नर ऑफ बंगाल। क्वेश्चन आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है क्लाइव। फिर क्वेश्चन आता है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है वारेन हेस्टिंग्स, और यही आगे चल कर के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। ठीक है, तो वेंसी टाट जो यहाँ पर इस समय था, इससे मीर कासिम नामक बंदा जो है मिलता है, और मीर कासिम इससे कहता है कि अगर आप मुझे राजा बना देते हो तो मैं जो है तुम्हें बहुत कुछ जो है पैसा जो है दे सकता हूँ। तो वेंसी टाट के मन में भी ये बात आ गई थी कि हम मीर कासिम की जगह पर मीर जाफर जो कि इसका दामाद था उसको जो है राजा बना दिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा जो है बेहतर रहेगा। तो इसलिए जो वेंसी टाट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने आपको दिखाया है कि वेंसी टाट कैसे आया, कहाँ से आया। तो वेंसी टाट जो कि बंगाल का गवर्नर है, वेंसी टाट जो कि बंगाल का गवर्नर है, और यह जब यहाँ पर आता है तो ये जो है मीर कासिम का पक्ष लेने जो है लग जाता है। अच्छा, एक चीज और बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, जब भी अंग्रेज किसी राजा को हटाते हैं और दूसरे को बिठाते हैं तो अल्टीमेटली इसमें आपको लगता होगा कि अंग्रेजों को क्या फायदा है, लेकिन अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा होता है कि किसी को बिठाने में और किसी को हटाने में जो पैसा मिलता है वो जो है बहुत मायने रखता था। तो यहाँ पर एक वही कॉन्सेप्ट था कि अगर अंग्रेज चाहते हैं और भारत की बंगाल की प्रजा चाहती है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए, तो अंग्रेज जब ऐसा करेंगे तो अंग्रेजों का तो जो पल्ला भारी होगा और अंग्रेजों को कुछ इनकम भी होगी। तो इस वजह से अंग्रेजों ने जो है इसको इनको जो है हटाना जो है स्टार्ट कर दिया। और मीर कासिम के साथ में वेंसी टाट की, तो जो मीर कासिम जो आने वाला है इसकी, और इस समय बंगाल का जो गवर्नर है इसका नाम याद रख लो, वेंसी टाट। इसके बीच में जो है एक संधि होती है, मतलब एक समझौता होता है। समझौते में कुछ बातें जो है लिखी जाती हैं कि मीर कासिम बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी जो है दे देगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, तो कहां कहां की दीवानी देगा, बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर। ये जो है वेस्ट बंगाल के जो इलाके हैं उनकी जो है बात हो रही थी। जैसे चटगांव है कि इनकी जो है दीवानी चाहिए, तो कहा कि ठीक है हम जो आपको इनकी दीवानी जो है दे लेंगे। दूसरा जो है इसने प्रॉमिस किया कि सिलहट नामक जो जगह है वहां पर चूने का जो है व्यापार होता था, हम जो है इसको चूने के व्यापार में अंग्रेजों का जो है हिस्सा भी जो है आधा हिस्सा देंगे टैक्स के रूप में। तीसरा, वेंसी टाट को 50,000 पाउंड देने की बात हुई, हालवेल को 27,000 पाउंड देने की बात हुई, और कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को 25,000 पाउंड जो है देने की बात हुई। उस समय जो है पाउंड से चलते थे, और कितने जो है दिए गए थे ये जो है आप देख लीजिए कि कितने जो है दिए गए थे। तो ये सब चीजें जो है इसको देने की बात हुई, यानी वेंसी टाट को 50,000 पाउंड रकम जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। अब ये समझौता हो गया। वेंसी टाट ने कहा कि ठीक है मीर कासिम अब आइए और आपका जो है स्वागत है, आप जो है सीट पर जो है बैठ जाइए। अब जो है मीर कासिम का नंबर आ जाता है।
अब जो है यहाँ पर मीर कासिम का जो है नंबर आ गया। अब मीर कासिम जो है राजा बन करके आएगा। तो अब हम 7वें नंबर पर चलते हैं, जिसका नाम है मीर कासिम, जिसका नाम है मीर कासिम। 1760 से लेकर के और 63 तक ये भाई साहब जो है यहाँ पर रहे थे। ये जो मीर जाफर का, ये मीर जाफर का दामाद था। एक अच्छा काम इसने ये किया था कि ये अपनी राजधानी को, पहले तो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद आई थी, और इसने क्या किया, राजधानी को जो मुर्शिदाबाद जो आई थी, मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर जो है ले गया। मुर्शिदाबाद अभी हमने आपको दिखाया था मैप में कि ये पश्चिम बंगाल में है, और मुंगेर जो है वो इस समय जो है बिहार में है। तो लगभग आप ये मान लीजिए कि दोनों के बीच में 500 किलोमीटर की दूरी तो होगी ही होगी। तो ये जो है मुंगेर ले गया, और मुंगेर ले जा करके इसने बंगाल के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया काम किए, जिनको जो है आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो बंगाल के लिए इसने कुछ काम किए, उन कामों को बहुत अच्छे से समझना है। क्या काम किए थे? नंबर 1, सबसे पहले इसने एक टैक्स लगाया जिसका नाम था अब बाब। तो इसने जो है एक अब बाब, जिसे उपकर कहा जाता है, हमारे यहाँ जो है इसे सेस कहा जाता है। तो ये जो है एक टैक्स लगाया बंगाल के राजस्व को सुधारने के लिए। इसने अधिकारियों से एक और टैक्स लिया जिसका नाम था खिजड़ी नामा। जैसे अधिकारियों की जो सैलरी होती थी तो उससे कौन सा टैक्स लिया जाएगा, तो अधिकारियों से जो है इसने एक टैक्स वसूला जिसका नाम था खिजड़ी नामा। इसने मुंगेर में तोपों और बंदूकों को बनाने की एक फैक्ट्री की जो है स्थापना की। इसने जो है अंग्रेजों द्वारा जो दस्तकों का जो प्रयोग किया जाता था उसको सभी लोगों के लिए जो है खोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगले वाले पेज पर चलते हैं। तो बंगाल के लिए इसने कुछ काम किए थे, कुछ काम हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का दुरुपयोग मैं यहां लिखूंगा। अब ये दस्तक क्या है? दस्तक का मतलब होता है इंग्लिश में पास। मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप बस का पास, ट्रेन का पास बनवा लेते हो। तो ऐसे ही हमारे राजा लोग अंग्रेजों को एक पास या दस्तक दे देते थे कि आप जो है इसमें व्यापार कर लो इतना अमाउंट देने के बाद में। ध्यान से समझने वाली बात है। अब इस दस्तक का अंग्रेज करते थे दुरुपयोग। तो अब आप पूछेंगे कि सर दुरुपयोग का क्या मतलब है? तो दुरुपयोग का ये मतलब है कि मान लीजिए ये हमारा भारत का समुद्री क्षेत्र है और अगर अंग्रेजों को यहाँ से यहाँ तक जो है सामान लेकर के जाना है जिसकी दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, तो ये अपने सामान को तो लेकर के जाते ही थे, ये हमारे तुम्हारे सामानों को भी जो है रख लेते थे और हमसे तुमसे पैसा ले लेते थे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है जहाज जा रहा है, मुझे अपना 5 कुंटल जो है सामान जो है लेकर के जाना है। 5 कुंटल का मान लीजिए उस समय अगर किराया 5000 रुपये लगेगा, तो अंग्रेज हमसे कहते थे कि आपका 5000 लगेगा, हमें 2500 ही दे देना, हम आपके सामान को उस जगह तक पहुंचा देंगे। इससे क्या होता था कि इस प्रकार से जब दस्तक का ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा तो हमारे भारतीयों का जो पैसा खजाने में पहुंचता राजा के में वो नहीं पहुंचा। तो फिर जो है इसने क्या किया कि जब दस्तक का जब दुरुपयोग हुआ तो फिर जो है इसको ओपन कर दिया कि अब सभी लोग जो है ट्रेड फ्री कर सकेंगे। ओपन कर दिया कि अब दस्तक के लिए या समुद्र से सामान ले जाने के लिए किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सब लोग जो है इसको फ्री जो है हम कर देते हैं। ठीक है, और क्या किया इसने जो है सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक जर्मन अधिकारी की जो है नियुक्ति करी थी। उसका नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, वाल्टर रीन हार्ट। तो 6 नंबर कहां से आ गया? 4 या 5 होना चाहिए। वाल्टर रीन हार्ट, इसको जो है समेरू या समरू के नाम से जो है जाना गया था। तो एक जर्मनी अधिकारी की नियुक्ति करी गई थी, वाल्टर नीट हार्ट, जिसे जो है समरू कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ बहुत बेहतरीन कि वो कौन सी महिला थी जिसने जो है मेरठ में एक मस्जिद का निर्माण जो है करवाया था? तो समरू की पत्नी थी जिसका नाम था बेगम समरू। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बेगम समरू ये क्वेश्चन हुआ है
ठीक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ है MOE, MCQ ऑफ योर एग्जाम, MCQ ऑफ योर एग्जाम, MOE। उसमें पूछा है कि किस महिला ने मेरठ में सरधना के निकट एक मस्जिद का नहीं, चर्च का, एक चर्च का जो है निर्माण करवाया। चर्च का क्यों? क्योंकि ये ईसाई लोग हैं तो चर्च का तो करेंगे करेंगे। तो वाल्टर रीनहार्ड की जो वाइफ थी जिसका नाम था बेगम समरू, जिसकी मृत्यु हमारे यहाँ 1836 में हुई थी। तो 1836 में हुई थी जब जो राजा हमारे यहाँ था उस समय, उसी समय की जो है बात हो रही है। तो 1836 से पहले जो है इसने मेरठ में जो है एक चर्च का निर्माण जो है करवाया था। तो ये जो चर्च का निर्माण करवाया था ये इसकी पति ने करवाया था। खैर, हम जो है बात कर रहे हैं बंगाल के राजा मीर कासिम ने जो है क्या काम किए। तो ये जो बेगम जो समरू है इसको जो है जयबुल निसा के नाम से भी जो है जाना गया है, जयबुल निसा। इसको मेरी सबसे प्यारी बेटी के जो है नाम से भी जाना गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस समय राजा था 1820, 25, 30, 35 में, वो जो है इसको मेरी सबसे प्यारी बेटी के नाम से जो है कहता था। खैर चलिए, मुगल राजा की बात जो हो रही है। तो वाल्टर रीनहार्ट जो कि समरू के नाम से जो है जाना गया, इसकी जो है नियुक्ति करी थी ताकि सेना को जो है ज्यादा अच्छे से प्रशिक्षण जो है दिया जा सके। तो जब ऐसा काम इसने किया तो सबसे ज्यादा अंग्रेजों को जो चिड़न हुई वो दस्तक के समान उपयोग से हुई। क्यों? क्योंकि अब आप सोचेंगे कि इससे अंग्रेजों को क्या चिड़ होगी। अंग्रेज तो जो है अपने दस्तक का उपयोग अपने लिए ही करते थे, और अगर दस्तक का उपयोग भारतीयों के लिए खोल दिया या दरअसल भारतीयों से भी टैक्स नहीं लिया तो अंग्रेजों को क्या चिड़ होगी? अंग्रेजों को ये चिड़ होगी कि जब हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स न देने से हमारा माल ज़्यादा महंगा नहीं होगा। देखो देखो, टैक्स देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, उस पर ड्यूटी या टैक्स लगता है, तो जो है चीज़ें महंगी हो जाती है। अगर सब टैक्स हटा दिए जाए तो आज भी जो पेट्रोल है वो शायद जो है अंदाजे से, क्योंकि कभी कभी ऐसा सुनने में पढ़ने में आता है न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से कि आधे से ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है। तो आज जो पेट्रोल इंडिया में लगभग जो है 100 रुपये लीटर है, वह घट कर के जो है हो सकती है 50 रुपये लीटर, इतना टैक्स जो है लगता है। दूसरा, अंग्रेजों का जो पॉकेट मनी, जो एक्स्ट्रा जो इनकम होती थी वो बंद हो गई। इस बात से जो है अंग्रेज जो है अब इससे चिढ़ गए। अब इसको हटाने की जो है कहानी जो है शुरुआत हुई। तभी जो है इसने कुछ और भी काम किए थे। एक राम नारायण जो है एक व्यक्ति था, उस राम नारायण की जो है इसने हत्या करवा दी थी, और ये क्लाइव का जो है बंदा था। इससे भी जो है अंग्रेज जो है चिढ़ गए। तो जब बात हटाने की आती है तो हटाने के लिए दो घटनाओं को जो है, एक राम नारायण की जो है हत्या जो है इसने करवा दी थी, जो कि ये क्लाइव का जो है बंदा था। दूसरा, इस समय जो पटना था, पटना का जो अधिकारी था एक अंग्रेज, उसको भी जो है इसने टपका दिया था, जिसका नाम था एलिस। तो ये जो हत्याएं जो इसके द्वारा करवाई गई थी, अंग्रेज जो है इससे बेचैन हो गए और इसको जो है सीधा सीधा हटाने के लिए जो है नाम जो है दे दिया था। ठीक है, तो जब यह राजा था तभी जो है इस एलिस ने पटना के ऊपर जो है आक्रमण किया। मीर कासिम ने जो है इसको पकड़ लिया, या इसकी सेना ने पकड़ लिया, और वहीं जो है इसको जो है टपका दिया। इस वजह से अब जो है इसको हटा दिया गया। तो जब इसको हटाया गया, यहाँ से जब इसको हटाया गया, बेसिकली जब इसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, तो देखेंगे इसका टाइम जो है दिया हुआ 60 से लेकर के 63 तक। तो ये बंदा जो यहाँ पे बिहार में है, यहाँ पर है, ये यहाँ से जो है अवध जो है आ गया। अभी हमने मैप में आपको दिखाया था ना कि अवध की बाउंड्री और उस समय के बंगाल की बाउंड्री बिल्कुल लगी हुई होती थी। तो जैसे ही ये बंदा अपने बंगाल को छोड़ करके उत्तर प्रदेश के अवध में पहुंचा, वहां पे ऑलरेडी 2 राजा जो है बैठे हुए थे। ठीक है, तो मैं ये सब बात आगे वाले पेज पर ही बताऊं तो ज्यादा ठीक है। तो यहां से जो है बक्सर के युद्ध की जो है तैयारियां जो है हो गई हैं। जैसे नंबर 1 कौन सा राजा था? एक जो है था यहाँ पे अवध का राजा इस समय, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। दूसरा जो है यहाँ पे था बंगाल का, दूसरा था यहाँ पे दिल्ली का राजा,
जिसका नाम है शाह आलम सेकंड, जो कि अपने वजीर की, और तीसरा जो है हो गया बंगाल का राजा जिसका नाम हो गया मीर कासिम। मीर कासिम। तो जैसे ही अंग्रेजों ने इसके ऊपर दबाव बनाया, क्योंकि ये राम नारायण की, जो कि बंगाल का कभी उप सूबेदार हुआ करता था, ठीक है, जिसको क्लाइव का संरक्षण मिला हुआ था, क्लाइव ने उसे प्रोटेक्शन दिया हुआ था, इसकी हत्या करवा दी। जब एलिस नामक अंग्रेज ने पटना के ऊपर आक्रमण किया तो इसने जो है उसको पकड़ करके मार दिया। इस वजह से अंग्रेजों ने इसके ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया और इसको मजबूरी में बंगाल छोड़ करके उत्तर प्रदेश में एंट्री लेनी पड़ी। जब उत्तर प्रदेश में एंट्री ली तो फिर एक बार समझ लेंगे हम मैप के थ्रू, ये बंगाल है, ये अवध है, तो ये जो अवध में आया तो अवध के राजा के यहाँ आया हुआ था। तो एक तो ये अवध का राजा मिला इसको, जिसका नाम था शुजाउद्दौला। वहां पर जो है दिल्ली का राजा आया हुआ था जिसका नाम था शाह आलम सेकंड, और ये अपने दिल्ली के वजीर से बहुत परेशान था। तीसरा जो है बंगाल का जो नवाब राजा आया हुआ है जिसका नाम मीर कासिम। तीनों जो है यहाँ इकट्ठे हो गए। तीनों ने जो है प्लानिंग बनाई कि चलो अब जो है ऐसा करते हैं कि अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो है लड़ते हैं। इधर जब ये मीर कासिम बंगाल से चला हट गया, तब जो है 6वें नंबर पर था आज हमारा मीर जाफर, 7वें नंबर पर था आज हमारा मीर कासिम। अब मीर कासिम भी हट गया, तब जो है अंग्रेजों ने दोबारा से 6वें वाले को ही यानी मीर जाफर को 1763 से 65 के लिए 2 साल ही ये चल पाया था। 1763 से 65 के लिए इसको जो है अपना बंगाल का नवाब जो है बना दिया। बंगाल का जो है नवाब जो है बना दिया। अब इससे कहा कि देखो हम आपको बंगाल का नवाब बना रहे हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इसने कंपनी से केवल 2.5% टैक्स नमक के ऊपर लिया था, बाकी सब छूट जो है दे दी थी। तो वह और कुछ नहीं किया था, केवल 2.5% टैक्स जो है इसने कंपनी से लिया था, वो भी नमक के ऊपर, बाकी सब जो है छूटें जो है प्राप्त कर खत्म कर दी थी। और इधर जो है वो तीनों लोग बक्सर के युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। तो बक्सर का युद्ध जो है स्टार्ट जो है हो जाता है। तो जब राजा मीर जाफर था तभी जो है यहाँ पर बक्सर का युद्ध जो है होता है। तो चलिए आइए बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करते हैं। ये 1764 में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। 63 में राजा बने। एक तरफ तो जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ जो है 3 राजा थे भारत के अलग अलग जगह को। जैसे पहले नंबर पर बंगाल का राजा जिसका नाम है मीर कासिम, दूसरा राजा जो है अवध का राजा, और अवध का राजा का नाम है शुजाउद्दौला, और तीसरा राजा है बंगाल हो गया, अवध हो गया, और जो है दिल्ली का राजा जिसका नाम है शाह आलम सेकंड। ये 3 जो है हो गए। इधर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो कर रहा था वो जो है मुनरो नामक जो है एक अंग्रेज कर रहा था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। इस समय जो है यहाँ पर ये अंग्रेज जो है नहीं थे, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था। 3 राजा जो है यहाँ से लड़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है, ये जो मीर कासिम जो था बंगाल का जो पूर्व नवाब था वो जो है मैदान छोड़ करके जो है भाग गया। अंग्रेजों ने इन दोनों को जो है घुमा घुमा के जो है पराजित कर दिया था। तो अंग्रेजों ने जो है इसको जो है पराजित कर दिया। कॉफी है, पीना चाहेंगे? चलिए, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बंगाल के बक्सर के युद्ध का क्या कारण था तो आपको बताना है कि नंबर 1, मीर कासिम ने राम नारायण की हत्या करवा दी थी जो कि बिहार का उप सूबेदार था, पहला कारण। दूसरा कारण, उसी समय जो एलिस नामक एक अंग्रेज ने, अभी मैंने लिखा था, उसने बंगाल के पटना के ऊपर आक्रमण किया था। मीर कासिम ने उसे पराजित कर दिया और पराजित करके गिरफ्तार करके जो है उसे मार दिया था। तो इन सब जब यह घटना घट गई और युद्ध की तैयारियां हो गई तो फिर समरू ने क्या किया, समरू ने कहा कि तुम्हारी जेल में जितने अंग्रेज बंद हैं उन सब की हत्या कर दो। तो उन सब की हत्या कर दी गई।
तो इस प्रकार से ये हत्याओं का दौर चला और इसी हत्याओं के दौर में बक्सर का जो है युद्ध हुआ। एक तरफ 3 राजा, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बंगाल का जो राजा था जिसका नाम था मीर कासिम, वो तो लड़ाई स्टार्ट होते ही मैदान छोड़ करके जो है भाग गया। अब जो है 2 बच गए नीचे वाले, दोनों को जो है अंग्रेजों ने जो है पराजित कर दिया। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है हुई। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कारण हमने बता दिए, एलिस की हत्या, रामनारायण की हत्या, जेल में बंद कैदियों की हत्या। परिणाम, अंग्रेज जीत गए, भारत के 3 राजा हार गए। अब ये तो जहां रिजल्ट, अब बात करते हैं परिणाम की। तो परिणाम अगर हम अभी यहीं पर जाकर जानना चाहें कि बक्सर के युद्ध का क्या परिणाम था, तो ये परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल या शासन जो स्टार्ट हुआ था, अब वह नियमित या परमानेंट जो है हो गया। जिस शासन की शुरुआत हुई थी प्लासी के युद्ध से, वह शासन जो है अब यहां पर जो है स्थायी जो है हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। बक्सर का युद्ध हो गया, बक्सर के युद्ध के बाद में होती है इलाहाबाद की संधि। तो अब हम जो है इलाहाबाद की संधि पर जो है आ जाते हैं। इधर तो अंग्रेज इलाहाबाद की संधि करेंगे और इधर जो है बंगाल का नया राजा जो है आएगा और वह जो है अपना शासन जो है करेगा। तो जैसे ही अंग्रेजों ने इसको हटाया, अच्छा ये क्या हो रहा था कि 1764 में युद्ध हो रहा था, इधर 1765 में मीर जाफर की जो है मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने पर तुरंत जो है अंग्रेजों ने नजमुद्दौला, जो कि इसका बेटा था, जो कि इसका जो है एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था नजमुद्दौला, तुरंत जो है उसको सीट पर बिठाया, जो कि 1765 से 66 तक जो है राजा के तौर पर जो है इसने काम किया था। अब ये जो है, तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये मीर जाफर का बेटा था, एक बात हमने ये जान ली। अब ये जो है 65 में बन गया और ये काम जो है करने लगा हुआ है। तभी जो है यहां पर अंग्रेजों ने दोबारा जो है क्लाइव को जो है भेजा, दोबारा क्लाइव को भेजा। और ये जो दोनों भारतीय राजा जो हार गए थे, कहा कि इनके साथ प्यार मोहब्बत से संधि की जाए। तो अब इनके साथ संधि हुई। तो अंग्रेज जो है इन दोनों को बांध करके कहां ले गए, इलाहाबाद में जो है ले गए। अंग्रेज इन दोनों को गिरफ्तार करके इलाहाबाद में ले गए और इन दोनों के साथ में इलाहाबाद की संधि जो है होती है। ध्यान ये रखना है कि इलाहाबाद की संधि दोनों लोगों के साथ में होती है, एक मुगल राजा के साथ और दूसरी संधि अवध के राजा के साथ। ठीक है, दोनों के साथ जो है संधि होती है। इसे हम कहेंगे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि, ऐसे प्रथम और द्वितीय, ये जो है ऐसे कहेंगे। तो चलिए आइए इलाहाबाद की पहली संधि की ओर जो है चलते हैं। चलो, तो इलाहाबाद की जो पहली जो संधि है, ये मुगल राजा के साथ हुई थी 12 अगस्त 1765 को। एक तरफ तो संधि पर साइन किए थे मुगल राजा ने और दूसरी तरफ साइन किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो साइन करने आया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो हमने आपको अभी कहीं बताया हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा से रॉबर्ट क्लाइव जो है लौट करके जो है आ गया था। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि जो होती है उसके क्या प्रावधान थे, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। फिर हम इलाहाबाद की दूसरी संधि पर जो है आते हैं। ठीक है, तो पहला जो हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक दीवानी नामक कॉन्सेप्ट है। तो अंग्रेजों ने मुगल राजा से, क्योंकि ये संधि मुगल राजा से हुई है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्राप्त कर ली थी। दीवानी का मतलब होता है राइट टू टैक्स कलेक्शन, टैक्स वसूलने का जो है अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार। अब इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है, मैं जो ध्यान से बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना है। टैक्स वसूलने का अधिकार किसे कहा जाता है? जनरली टैक्स वसूलने का काम किसी भी सरकार का कोई सरकारी कर्मचारी ही करता है। मैं दिल्ली में रह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बहुत लंबे समय से रह रहा हूं, लेकिन मैं
जब तक सरकार के लिए किसी भी दुकानदार से टैक्स नहीं वसूल कर सकता, जब तक कि सरकार मुझे इस काम के लिए अपॉइंट ना कर दे। या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या जो है भारत सरकार हमारी अपॉइंट कर दे कि आओ आपको मुखर्जी नगर का टैक्स वसूलने का अधिकार जो है दे दिया जाता है, तब फिर मैं जो है मुखर्जी नगर का टैक्स वसूल कर सकता हूं। अब इससे फायदा क्या होगा कि एक एक दुकानदार से एक एक महीने का टैक्स एक आध लाख रुपए आएगा, और इस समय मुखर्जी नगर में कितने दुकानदार होंगे वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो है इससे क्या होगा कि मैं लूंगा ज़्यादा और बताऊंगा कम, ये तो बात हुई। लेकिन अगर मुझे दीवानी मिली हुई है तो इसका मतलब यहाँ है कि इस जगह का टैक्स अब मेरा है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया कि भैया यहाँ से टैक्स अब जो है आपको ही जो है मिलेगा। दूसरा, और इसको क्या हुआ कि कड़ा और इलाहाबाद के जो क्षेत्र थे, ये इलाहाबाद और कड़ा दो जगह थी जहां पर जो है ये, तो अवध के राजा से लेकर के ये दोनों जगह ये जो है मुगल राजा को जो है दे दी गई। इस संधि के अनुसार ये डिसाइड किया गया कि मुगल राजा को प्रत्येक साल 26 लाख रुपए की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो 26 लाख रुपए की पेंशन दे करके, और जो है इससे कहा कि तुम भाई साहब अब जो है पतली गली से निकल लो। तो बहुत अच्छी संधि होती है। अब ये जो कर वसूलने का जो अधिकार मिला हुआ है, यही आगे चल करके बताएंगे कैसे ये जो है अन्य सिस्टम में जो है बदला जाएगा। चलिए एक और संधि की बात करते हैं, दूसरी संधि की बात करते हैं, जो कि 16 अगस्त 1765 को अवध के राजा के साथ जो है हुई थी। अवध के राजा के साथ जो है हुई थी। टेक्निकली आप ये ध्यान रखेंगे कि पहली और दूसरी संधि न कह करके हम इसे कहेंगे अवध के राजा के साथ संधि और मुगल राजा के साथ संधि। तो अवध के राजा के साथ जो संधि होती है वो 16 अगस्त को होती है। इसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो है शामिल जो है ले रहे थे। तो जो है जब इसको जो है संधि के लिए किया गया तो क्या क्या जो है इससे कहा गया, इन दोनों से कहा गया कि देखो भैया तुम बिना बुलाए हमारे साथ लड़े थे, इसीलिए हम तुम्हें, अवध के राजा से कहा हम तुम्हें अवध दे सकते हैं, लेकिन इसमें से कड़ा और इलाहाबाद जो है हमें दे दो, क्योंकि कड़ा और इलाहाबाद ये दोनों जगह हमें मुगल राजा को देनी है, हम उसे प्रॉमिस कर चुके हैं। तो इलाहाबाद के राजा ने, अवध के राजा ने कड़ा और मानिकपुर लेकर के शेष जो है चीज जो है इसको जो है लौटा दी गई। ठीक है, और कंपनी को अवध से व्यापार कर मुक्त व्यापार करने का जो है प्रस्ताव मिला और उसने मान लिया। अवध के राजा ने अपने यहाँ एक सेना रखने की जो है बात मान ली गई, और राजा ने जो है दंड के तौर पर 50 लाख रुपए जो है कंपनी को जो है दिए। तो बहुत सा सारा जो है यहाँ पर लेन देन हुआ था। इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कड़ा और इलाहाबाद, इससे लेकर के और तुरंत जो है राजा को जो है चिपका दिए थे। जो कड़ा और इलाहाबाद जो है ये हमने जो है आपको बताया हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये संधि जो है पहले हुई है वो बाद में हुई है, कैसे जो है ऐसा हुआ? भले ही संधि जो है आगे पीछे हुई हो, लेकिन आपस में बातचीत जो है पहले से ही हो जाती है कि हम लोग क्या जो है छोड़ेंगे तुम्हारे लिए और क्या जो है तुम हमें दोगे हमारे लिए। ठीक है, चलिए ये दोनों संधियां हो गई, और इन दोनों संधियों से अच्छा इलाहाबाद का जो मुगल राजा जो है, इस मुगल राजा को कहा गया, मुगल राजा को इसको जो है अंग्रेजों ने, अब इस यहाँ से अवध हटा देते हैं क्योंकि अवध को जो हमने दूसरे पेज पर पढ़ा है, तो इस मुगल राजा को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, और यह 1765 से लेकर के और बहुत लंबे समय तक ये जो है अंग्रेजों की जेल में ही पड़ा रहा था। कौन? मुगल राजा। ठीक है, अब जो है देखेंगे कि कौन राजा बना हुआ है। तो राजा बना हुआ नजमुद्दौला, सौभाग्य से इसी पेज पर है। तो जब नजमुद्दौला का शासन चल रहा था तभी इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि हुई। एक संधि मुगल राजा के साथ हुई जिसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मांग ली गई थी। दूसरी संधि अवध के राजा के साथ हुई थी जिससे कड़ा और मानिकपुर लेकर के अंग्रेजों को दे दिए गए थे।
और अपनी रक्षा हेतु एक सैन्य टुकड़ी रखने का जो है विचार विमर्श किया और वह मंजूरी जो है मिल गई। अब ये जो सेना जो रखी जाएगी इसका खर्चा पानी जो है ये राजा ही उठाएगा। ठीक है, चलिए क्योंकि नजमुद्दौला जो है राजा बना हुआ था, इसकी उम्र जो है लगभग 10 साल जो है बताई जाती है। अब हम जो है आगे चलते हैं। तो अंग्रेजों ने जो है इस राजा से कहा, कौन से राजा से कहा? नजमुद्दौला से। सत्रह सौ पैंसठ से 66 तक ये जो है राजा बना। तो नजमुद्दौला से जो है अब अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई साहब ऐसा है, इस बंगाल, देखो अब यहाँ पे बहुत टेक्निकल चीज आ रही है, इसको ध्यान से समझना कि देखो तुम्हारा ये जो राज्य है ना, जिस राज्य का नाम है बंगाल, इस बंगाल में दो प्रकार के कार्य हैं। एक कार्य है दीवानी का कार्य और एक कार्य है निजामत का कार्य। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इन दोनों में अंतर क्या है, पहले अंतर बता दो। तो राजस्व वसूली का जो काम किया जाता है कहीं पर, राजस्व वसूली, उसे जो है दीवानी के कार्य कहते हैं। और राजस्व वसूली के अलावा जो भी सैनिक और असैन्य जो काम जो रह गए थे, जो कार्य जो रह गए थे, वो जो है मिल गए किसको? वो जो है असैन्य काम जो है मिल गए थे जो है ठीक है। तो सैन्य और असैन्य कार्य जो है ये मिल गए जो है निजामत को। अब समझो ये होते क्या हैं। जो किसी भी राज्य का सूबेदार जो होता है वो जो है काम करता है जो है निजामत के कार्य, और जो दीवान जो होता है वो काम करता है टैक्स वसूलने का काम। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया नजमुद्दौला साहब, तुम हमारे जो है शायद 8वें राजा हो, 6 फिर 7, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर 9, ये 9वां राजा है। शायद पीछे भी हमने 9 ही डाला होगा, जहां पर हाँ 9 ही डाला हुआ है ना, ये 9वां राजा है। तो यह एक छोटा सा 8-10 साल का लड़का था मीर जाफर का, इससे कहा हम तुम राजा तो बनाएंगे, लेकिन हम जो है एक नायब सूबेदार नामक एक पोस्ट बनाएंगे, और अगर आप उस नायब सूबेदार की पोस्ट को मान लेते हो तो वो जो है आपके काम करेगी, तब जो है जाकर के हम जो है आपको राजा बनाएंगे। ठीक है, तो कंपनी ने कहा कि ये जो है काम हमें दे दो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये काम जो है आप ले लो, लेकिन आप भी ये काम डायरेक्ट नहीं करोगे, इसके लिए जो है हम जो है एक नायब सूबेदार जो है नामक जो है एक पोस्ट बनाएंगे, वो जो है पोस्ट जो है सब काम जो है करेगी। तो सूबेदार कौन हो गया? राजा हो गया, आप हो गए, ये राजा हो गया। नायब सूबेदार उससे छोटा व्यक्ति हो गया। तो तुम काम नहीं करोगे, तुम सूबेदार या राजा हो, लेकिन काम जो करेगा वो नायब सूबेदार करेगा। तुम्हें जो भी करना है उसी से पूछ करके करना है, तब अगर कहोगे तो तब तो हम तुम राजा बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, इसको जो है समझने की जो है कोशिश करो। ठीक है, तब राजा ने कहा कि ठीक है भाई साहब, मुझे सब कुछ मंजूर है। तो नायब सूबेदार जो अंग्रेजों ने जो बनाया था वो भी तो अपना ही बंदा था। तो 3 नायब सूबेदार बनाए थे, बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए, जिनका काम था कि उन क्षेत्रों में सैन्य और असैन्य काम करना। कंपनी ने जो है राजस्व वसूली का काम अपने आप ही ले लिया था। इसका मतलब यह है कि एक जगह पर 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक तरफ कंपनी और एक तरफ आप माने राजा, वो भी इनडायरेक्टली। तो जब एक जगह पर 2 सरकारें काम करती हैं तो उसे जो है हम कहते हैं 2 सरकारों का शासन। क्या कहते हैं हम इसको? 2 सरकारों का शासन जो है इसको कहा जाता है। और 2 सरकारों का शासन का टेक्निकल वर्ड है डाईआर्की, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में, द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में सबसे पहले हमारे बंगाल में सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो है हुई थी, और जिसका अंत 1772 में बंगाल में और वारेन हेस्टिंग्स ने जो है
कर दिया था, जिसका समापन वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कर दिया था। अब इसको और आसान तरीके से समझो, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। सेना, बाहरी संबंध और वित्तीय व्यवस्था ये दे दो हम अंग्रेजों को, ठीक है। आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व ये संभालो आप। तो राजा को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी कि पैसे का काम आपने ले लिया, सेना का काम आपने ले लिया, बाहरी संबंध आप बना रहे हो, वित्तीय व्यवस्था जो आपके हाथ में है, तो मेरे हाथ में है क्या। मैं अगर कोई निर्णय अपनी जनता के ऊपर सुनाना चाहता हूं तो मेरे पास में जो है कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन जो है आता है यूपी पीसीएस में या यूपीएससी में या हर स्टेट पीसीएस में आता है कि डायरकी क्या होती है और इसके बारे में जो है बताएं। तो यही जो है डायरकी जो है होती है। तो जब अंग्रेजों ने राजा से हर काम ले लिया तो बिना उत्तरदायित्व के जो है, बिना उत्तरदायित्व के अधिकार के काम जो है मिल गए थे। अब इसमें जो है काम तो करेगा नवाब दिखाने को, लेकिन बाकी में जो काम करेगा वो करेगा जो है इनडायरेक्टली जो है अंग्रेज जो है कर पाएंगे। तो ये रहा जो है हमारा डायरकी, ठीक है। तो तीन अलग अलग जो है गवर्नर जो है वो गवर्नर या नायब सूबेदार सूबेदार जो है नियुक्त कर दिए थे राजस्व वसूल करने के लिए, और कहा था कि आपको जो है यहाँ से जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है। तो बंगाल के लिए जो नियुक्त किया गया था उसका नाम था मोहम्मद रजा खां। तो तीन नायब सूबेदार हैं, बंगाल सबसे बड़ा, नायब जो है, अरे भगवान, बंगाल के लिए तो हमें नाम लिखना चाहिए ना, है तो ये नायब सूबेदार ही। तो बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए थे मोहम्मद रजा खां। ठीक है, बिहार के लिए थे राजा सिताब राय। राजा सिताब राय। और उड़ीसा के लिए थे राय दुर्लभ। ये जो है तीन लोग थे जो इस यहाँ पर जो है राजा को शक्ति छोड़ने के लिए जो है मजबूर कर रहे थे। तो फिर एक बार फिर समझ लिए, डायरकी के तहत अंग्रेजों ने सेना, बाहरी संबंध और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। और यहीं पर जो है उन्होंने जो कार्य अपने लिए लिए थे नियामक के माध्यम से, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और न्याय प्रशासन जो है ये मुख्य है। चलो, तो 1772 में अब यह जब डायरकी जब लग गई तो डायरकी का दी एंड कैसे हुआ। तो इस डायरकी का दी एंड 1700 डायरकी का अच्छा एंड हो रहा है ना, डायरकी 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने जो है कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जो है इसका समापन कर दिया था, ठीक है। तो ये रहा जो है इसका बंगाल का जो है मामला। अब हम बात करते हैं कि बंगाल के इसका जो है महत्व क्या है। तो बक्सर के युद्ध का महत्व ये है कि सबसे पहले तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है अंग्रेजों पर पूरी तरीके से हो गया। तो जो शासन अभी अस्थायी तौर पर जो है बनाया गया था वह शासन यहाँ पर स्थायी या परमानेंट के साथ जो है आगे आएगा। तो अगर हम जो है देखते हैं पिछला रिकॉर्ड, हम देखते हैं बहुत आगे चले आए। ये तो राजाओं की लिस्ट है, ये रहा। तो प्लासी का युद्ध भी हो गया और बैटल ऑफ बक्सर भी हो गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि 2 हो गई और डायरकी हो गई। डायरकी का मतलब होता है
राइट टू टैक्स कलेक्शन, टैक्स वसूलने का जो है अधिकार जो है ये होता है। इसी के साथ ये हमारा जो है टॉपिक जो है यहाँ पर जो है पूरा हुआ। जब अंग्रेजों ने बंगाल में डायरकी को जो लागू किया तो डायरकी के परिणाम कैसे रहे थोड़ा सा सुन लीजिए। परिणाम, प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई कि जब दो सरकारें एक जगह काम करने लगी, कृषि का ह्रास हुआ और इसी समय जब कृषि का ह्रास हुआ और अंग्रेजों ने किसी वजह से जो है अकाल पड़ा, तो उस ह्रास को अकाल में अंग्रेजों ने खूब जो है रौंदा और बहुत सारे लोग भारतीयों को भी वहां पर जो है नेक्स्ट उद्योग तथा दक्षता का ह्रास हुआ। ओबियसली भारतीय व्यापार का विघटन होता है। ओके ठीक है, चलो तो ये जो है हमारा बंगाल जो है पूरा जो है हो गया। जब यह रॉबर्ट क्लाइव दोबारा जो है गवर्नर बनकर के यहाँ आया हुआ था तो इसने कुछ जो है सुधार किए। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी समझ लेनी है। क्लाइव ने जब दूसरी बार आया था, क्लाइव जब यहाँ दूसरी बार हमारे यहाँ जब आता है तो यहाँ पर जो है इसने कुछ सुधार किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। तो आइए कुछ रिफॉर्म्स जो है इसको देख लेने हैं। क्या है, उपहार लेने पर जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया। इसका कहना था ये कि अगर हम किसी से उपहार लेंगे तो हमें कुछ न कुछ उसके लिए रियायतें देनी पड़ेंगी, तभी जो है व्यवहार माना जाता है। दूसरा था तो कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। तो इसने जो है कंपनी के अधिकारियों के व्यापार पर निजी रोक लगा दी और एक कंपनी के कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यापार समिति बनाई थी जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो कुछ सुधार है, जैसे निजी व्यापार पर रोक, जैसे उपहारों पर रोक, जैसे सोसाइटी ऑफ ट्रेड के द्वारा जो है काम करना जो है ये इसका जो है काम था। ठीक है, अब ये जो सोसाइटी ऑफ ट्रेड लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाई थी, ये एक व्यापार समिति थी। इसमें यह कह दिया गया कि नमक, सुपारी और तंबाकू के ऊपर आपका जो है एक व्यापारिक एकाधिकार है, आप व्यापार कर सकते हो। नमक, तंबाकू और सुपारी के ऊपर आपका जो है अधिकार जो है बना हुआ है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी और वो थी जो है श्वेत विद्रोह। हो सकता है अगर आपने जो है सुना हो, मैं जो आपको ये जो बता रहा हूं क्लाइव के सुधार, ये बता रहा हूं उस व्हाइट रिवोल्ट या श्वेत विद्रोह की वजह से। व्हाइट रिवोल्ट, जो ये क्लाइव ने जो सुधार किए, उन सुधारों का अंग्रेजों ने विरोध किया और विरोध करने पर यहां पर जो ये विरोध का नाम दिया गया उसे श्वेत विद्रोह कहा गया था। इसे श्वेत विद्रोह जो है कहा गया। बंद क्या था श्वेत विद्रोह का? अगला जैसे 3 हो गए और चौथे पर जैसे ही उसने एक्शन लिया तो उसने ये कहा था कि जो दोहरा भत्ता जो मिलता है अंग्रेजों को, वो अब हम बंद कर देते हैं। अब दोहरा भत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को मिलेगा जो बिहार और बंगाल की सीमा के ऊपर जाकर के ड्यूटी देंगे। बाकी अंदर के पार्ट में जो आप ड्यूटी देते हो वहां पर जो है आपको दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा। इस दोहरा भत्ता की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया और जो है यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, जिसे श्वेत विद्रोह या व्हाइट रिवोल्ट की संज्ञा जो है दी गई थी। तो ये जो है क्लाइव के कुछ सुधार थे। क्लाइव के सुधार आप इनको थोड़ा सा देख लेंगे। इसी समय होते हैं निजी व्यापार पर प्रतिबंध, उपहारों पर प्रतिबंध, सोसाइटी ऑफ ट्रेड के माध्यम से कह दिया कि नमक, तंबाकू और सुपारी को आप जो है मोनोपोली है, आप चाहो तो इसके ऊपर किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हो। चौथा जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ तो जो है ये हो गया। ठीक है, तो जितने भी हमारे ये स्टेट्स जो थे वो सब स्टेट्स हमारे हो गए। अब हम आगे की ओर क्या लेके चलना है, अब आगे की कहानी
को हमें जो है लेकर के चलना है। आगे की कहानी हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी कि प्लासी के और बक्सर के युद्ध, समझ लेना थोड़ा सा, प्लासी के और बक्सर के युद्ध के बाद में अब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करना जो है स्टार्ट कर दिया। अब इस शासन का क्या प्रभाव होगा ये जो है अब हमें देखना है। तो सिलेबस अगर आपका लिखा होगा तो उसमें एक टॉपिक होता है ब्रिटिश शासन का भारतीयों के या भारतीय व्यवस्था के ऊपर प्रभाव। इसमें पहले आता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में आप देखते हैं कि आपने कुछ शब्द जो है जरूर सुने होंगे, जैसे वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद। फिर आपने सुना होगा स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो इस प्रकार की चीजें अब आपके सामने जो है आने वाली हैं स्टेप बाय स्टेप। आज हम इस क्लास को यहीं रोकते हैं। आज हमारा बंगाल और जो 11 में से जो 7 या 8 राज्य पढ़ने की जो हमने बात कही थी वो जो है यहाँ पर आकर के जो है पूरे हो गए। अब हम जो है अगली क्लास में जो है संभवतः अंग्रेजों के शासन का भारतीयों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इस पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो धन्यवाद, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए शानदार और जानदार टॉपिक के साथ। कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट जब हमें मिलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हाँ, आप हमारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो है ले रहे हैं।